होम लोन की बढ़ती ब्याज दरों ने लोगों की मुश्किलें साफ तौर से बढ़ा दी है। ईएमआई पर लोन के टेन्योर में बढ़ोतरी होती जा रही है। लोन की बढ़ती ब्याज दरों से लोगों को कब तक राहत मिलेगी, इसके किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इस साल के अंत तक हम देखेंगे कि शायद ईएमआई की जो राशि है वो थोड़ी सी कम हो, लेकिन फिलहाल सिनेरियो कैसा है? हमने देखा कि अब आरबीआई ने लगभग 2 पॉलिसीज ऐसी निकाल दी है जहां पर ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया गया है। उधर यूएस में भी हमने देखा कि ब्याज दरें जो हैं उन पर उनकी बढ़ोतरी पर पॉज जो है फिलहाल के लिए उसे उन्हें बढ़ने से रोक दिया गया है या उन्हें नहीं बढ़ाया गया है। और इन सबका जो समीकरण है आपके कर्ज पर किस तरह से बैठता है, इसी का आज हम आकलन करेंगे। चित्रभानु केजी एसवीपी कंट्री हेड रिटेल एसेट्स एंड कार्ड्स हमारे साथ है। अपर्णा रामचंद्र फाउंडर डायरेक्टर इफेक्ट ऑडिट हमारे साथ अब जुड़ेंगी। चित्रभानु, स्वागत है आपका। और फिलहाल किस तरह का माहौल है, अगर मैं होम लोन के लिहाज से सवाल पूछना चाहूँ, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हैं। 2 बार हमने देखा कि जब आरबीआई ने पॉलिसी निकाली तो ब्याज दरें बढ़ाई नहीं, उस पर एक पॉज लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोन डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो सामने आ रहा है? थैंक्स कविता, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो देखें तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट अभी थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट स्टिल ये डिमांड की बात करूं तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है अभी। ये लास्ट 1 ईयर में हम देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट इज ऑलरेडी इंक्रीज बाय अबाउट 2% तक तो इंक्रीज हुआ है हाउसिंग लोन और दूसरा प्रोडक्ट भी, सभी प्रोडक्ट में, बिकॉज सब तो रिपो से लिंक्ड है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिपो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज किया था। उसके हिसाब से हम देखेंगे तो 2% इंक्रीज के हिसाब से हाउसिंग लोन्स ऑटोमेटिकली ईएमआई कॉस्टलियर हो गया है। तो एक दो चीज किया है बैंक्स ने कि मोस्टली आपका पीरियड ऑफ ईएमआई इंक्रीज करके थोड़ा कुछ तो रिलीफ दिया है लोगों को। बट इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ईएमआई इंक्रीज हो गया है, वो एक टेंशन लोगों के माइंड में है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स देखेंगे तो मार्केट में ज्यादातर हर मार्केट में, आप बॉम्बे में जाएंगे या बैंगलोर में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, कहीं पे जाके देखेंगे तो भी डिमांड में उतना कटौती हुआ नहीं। अभी भी लोग घर खरीद रहे हैं। वो कोविड के बाद अभी घर की जरूरत भी ज्यादा हो लग रहे हैं लोगों को, इसीलिए डिमांड में उतना इम्पैक्ट नहीं है। वो भी हम देखेंगे तो मार्केट में बिल्डर्स ज्यादातर अभी नया घर भी बना रहे हैं, इन दैट सेंस अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक भी ज्यादा है। सो उसके हिसाब से देखें तो बैंक्स के लिए तो अभी हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो ज्यादा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। ऑलराइट, कविता, चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल डिमांड के लिहाज से हमें फिलहाल कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाई गई हैं चित्रभानु, लेकिन के बावजूद भी क्या किसी भी तरह की राहत ईएमआई में लोगों को मिलती हुई क्या दिखाई देगी? हमने देखा कि बहुत सारे बैंकों ने टेन्योर बढ़ाया ताकि ईएमआई की राशि लोगों को नहीं बढ़ानी पड़े, उस लिहाज से देखा गया कि राहत मिली है। लेकिन अब बहुत जगह ऐसा हुआ है कि वो टेन्योर जो है अपनी अधिकतम लेवल तक बढ़ चुके हैं। अब उसके आगे वो बैंक वाले टेन्योर भी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके पास तो विवश होकर एक ही विकल्प बचता है कि आप अपनी ईएमआई की राशि बढ़ा दें। अब जो 2 बार हमने देखा कि पॉज लगा है, आने वाले वक्त में कितना जल्दी जो है ईएमआई कम हो सकती है और किस तरह की राहतें जो है बैंक देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को? ओके, कविता, ये क्या होगा एक साल में, कब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स का। ये मॉनेटरी टूल जो आरबीआई ने यूज किया है रिपो रेट का इंक्रीज करने के लिए, वो बेसिकली इन्फ्लेशन कम करने के लिए किया है। बिकॉज मार्केट में लास्ट 1 ईयर में देखें तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आरबीआई थोड़ा कंट्रोल कर रहा था कि मनी का सर्कुलेशन जो है ना थोड़ा कम करने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए ये सब किया था। पर अभी देखेंगे तो थोड़ा कुछ इन्फ्लेशन कंट्रोल में लग रहा है, आरबीआई को लग रहा है कि मे बी अराउंड 5% तक तो इन्फ्लेशन पहुंच जाएगा। तो उसके हिसाब से अभी वो जो स्टेबिलिटी रखा है इंटरेस्ट रेट में, तो क्या होगा फ्यूचर में एक साल के अंदर, वेदर इन्फ्लेशन कम होगा कि नहीं, वो सब देख उसके हिसाब से ही अभी आरबीआई कैलिब्रेट करेगा कि अभी इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। बट मार्केट में जो इकोनॉमिस्ट है वो लोग जो बोल रहे हैं, तो जो सुना रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन थोड़ा कुछ कंट्रोल में है, वो एक पॉजिटिव न्यूज है सभी के लिए। ऐसा है तो एक साल के बाद तो थोड़ा कुछ तो कम होने की चांसेस है, बट ऑल दिस इज बस स्पेक्यूलेशन। तो हम 100% बोल नहीं सकते, बट लग रहा है कि थोड़ा ओवरऑल मार्केट स्टेबल हो गया है। और उसके साथ आरबीआई का एक डिमांड है कि मार्केट में
अभी तो इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा करना है बिकॉज मार्केट हैज टू, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए तो लो कॉस्ट फंड्स की जरूरत है। तो ये सब देख के मुझे लग रहा है कि एक साल के अंदर थोड़ा कुछ इंटरेस्ट रेट्स कम होने की चांसेस है। लेकिन इसके लिए लोगों को तैयारी भी करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम इंटरेस्ट रेट जिस बेंचमार्क के साथ लिंक्ड है उसका गणित आपसे समझें, ठीक है। EBLR अधिकतर लोन इससे लिंक्ड है, रेपो रेट से लिंक्ड है, तो जब यहाँ कटौती होगी तो हम उसका तुरंत ट्रांसमिशन लोगों के ब्याज दरों पर पड़ता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे वो रीसेट टाइम आता रहेगा आपके लोन का, वैसे वैसे आपको राहत मिलती रहेगी। अच्छा, अब जो है चतुर्भानु, बहुत सारे बैंकों ने जो है MCLR दरें भी बढ़ानी शुरू कर दी है। इसका आपके होम लोन घटने का कितना जल्दी असर पड़ेगा, जरा ये आप समझाएं गणित। सी अभी रिसेंटली में भी 1-2 साल पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो EBLR जो आप बोल रहे थे उसके हिसाब से लिंकेज किया है। सो जो हमारा 2 या 3 साल वाला जो हाउसिंग लोन प्रोडक्ट्स है वो सब रिपो रेट में लिंक्ड है। वो क्यों कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही रीजन है कि उनका थोड़ा कुछ कंट्रोल होगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ाएंगे या नीचे करेंगे, उसके लिए कंट्रोल मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा पुराना वाला लोन्स जो भी है वो ज्यादातर MCLR में लिंक्ड है। तो कंपेयर टू मे बी एक रिपो रेट और दूसरा वाला जो जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा जितना एक रिपो रेट में होगा। जब आपका एक साल के बाद जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सोच लेंगे कि अभी इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करना है, वो कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी पोर्टफोलियो जो रिपो से लिंक्ड है वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। उतना तो कंट्रोल रिजर्व बैंक को मिल जाएगा, वही है उसका पॉजिटिव एक इंडिकेशन जो रिपो से लिंक करेंगे। पर जो पुराना MCLR है, कस्टमर्स को 1-2 अपॉर्चुनिटीज है कि वो MCLR से रिपो में मूव कर सकते हैं। ऐसे करेंगे उसके लिए एक स्विच फीस होगा, वो सब स्विच फीस देने के बाद वो रिपो में मूव करके उनका एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जब आपका रिपो रेट कम होगा उसके हिसाब से वो भी उनका भी रेट्स, उनका हाउसिंग लोन रेट्स, उनका दूसरा जो भी लोन्स है ना वो रेट भी कम हो सकते हैं। सो दैट इज एन ऑप्शन अवेलेबल फॉर कस्टमर्स जो MCLR से लिंक्ड है। तुम बना ये मेरे साथ अपर्णा रामचंद्रा भी जुड़ गई हैं। अपर्णा, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो रेट पॉजेज, रेट हाइक पर जो पॉज लगा है, आने वाले वक्त में EMI पर से कब तक राहत मिल सकती है। खैर, इस साल के अंत तक हो या अगले साल की पहली तिमाही तक हो, फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में भी देखना होगा कि जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था के समीकरण निकलते हुए आते हैं, RBI ब्याज दरें बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, उस पर भी सवाल है। अगर बढ़ाता है तो मेरे ख्याल से अब तक की सबसे हाईएस्ट रेपो रेट होगी और उसके मुताबिक अगर हम चले तो सबसे ज़्यादा EMI भरनी पड़ेगी अपने होम लोन पर अब तक की। ऐसा ना हो, हम सब यही उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल राहत कैसे मिल पाए, क्योंकि बीच में बैंकों ने टेन्योर बढ़ाने की कोशिश की, हो गया, मैक्सिमम टेन्योर्स भी बढ़ गए हैं लोगों के, उसके बावजूद भी अब जो है बढ़ी हुई EMI भारी पड़ रही है, क्योंकि अब वक्त आ गया है राशि बढ़ाने का। कैसे इस समय हम थोड़ा सा ये जो लोन का बर्डन है अपने ऊपर वो कम कर सके। गुड इवनिंग कविता, currently as we are speaking, आज पेपर में there was a big report by one of the credit bureaus, CRIF IMAR, which said अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर है, होम लोन has slowly it has started coming down. The demand for home loan has started coming down. So the direct correlation is because ये जो EMI ज्यादा बढ़े जा रहा है, people are not able to consistently support this EMI. रही बात आपके सवाल की कि इसको कैसे मैनेज करें, ये फिलहाल एक 6 महीने का जो पीरियड था जहाँ पे काफी हाई EMI हमने मतलब पे किए, पर अब जाके वो एक लेवल पे स्टेबलाइज हुआ है। लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप एक को बोरोवर को ऐड कर लो एंड उनके इनकम ऑल्सो EMI में कंट्रीब्यूट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ऑप्शन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, आपके पास अगर कोई और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है जो दे आर नॉट ओवर परफॉर्मिंग और रियली वेरी गुड, तो उसको अभी आप एनकैश करके रिडीम करके आप
ये जो होम लोन है इसमें आप यूज कर सकते हो। द एडवांटेज ऑफ होम लोन इज आप बीच में कहीं भी कभी भी अपना एक एक्स अमाउंट आप जाके प्रीपे कर सकते हो एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर दैट। तो जैसे जैसे आपके पास अभी जैसे मार्च अप्रैल में आपको ईयर एंड का बोनस आया, कोई सैलरी हाइक आया, सो ऑल ऑफ दैट आपको जमा करके इस ईएमआई को आपको कम करना होगा। दी ओनली एडवाइस आई कैन गिव इज अगर कोई लमसम अमाउंट है, छोटा बड़ा जो भी है, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आज के तारीख में उसको आप ये ईएमआई आपका जो स्ट्रेस है उसको कम करने पे आप फोकस कीजिए, रादर देन इसको उठा के वापस कोई एसआईपी या वापस कोई स्टॉक मार्केट में जाके स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करने के बजाय। कविता। तो ये वो नुस्खे हैं जो आपको अपनाने हैं, लेकिन इतना ही नहीं भानु, मुझे ये बताएं आप कि किस तरह से पर्सनल लोन और कार लोन में भी हमने डिमांड में इजाफा देखा है। चलिए, होम लोन तो आप गुड लोन की तरह मानते हैं और शायद इसको आप रखना भी चाहें लंबे समय तक अगर आप ईएमआई की बढ़ोतरी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, इस पर तो जितना जल्दी हो सके आप रणनीति बनाकर चुकता करें, ये एक सलाह हमेशा आपको दी जाती है। लेकिन बताएं सर, क्या माहौल है डिमांड को लेकर? अभी देख लेंगे तो ऑटो लोन्स का मार्केट अभी ज्यादा हो रहा है। अभी देख लेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ द जो डीलर्स है ना, वो ज्यादा नया व्हीकल्स भी बहुत सारा आ रहा है मार्केट में अक्रॉस ऑल डीलरशिप्स। अब देख लेंगे तो बहुत सारा नया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से और क्वांटम साइज भी ज्यादा हो गया। पहले तो ये 5 लाख का गाड़ी था, अभी तो 15 लाख 20 लाख गाड़ी हो गया। तो सभी वो खरीदने के लिए एक काइंड ऑफ सभी को वो नेक्स्ट लेवल का गाड़ी लेने के लिए तो अभी सभी ट्राई कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अभी ऑटो लोन्स का भी इंक्रीज ही दिखा रहा है, उतना कम दिखाई नहीं रहा है। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग इन दैट सेंस। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रहे हैं, स्टिल डिमांड इज नॉट कमिंग डाउन। सो पर्सनल लोन के हिसाब से भी देखेंगे तो कम तो नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ तो आई मीन बैंक्स भी थोड़ा केयरफुल हो रहे हैं अभी पर्सनल लोन देने के लिए, बट उतना कमी तो नहीं दिखा रहे। आप मार्केट में पूरा देख लो, सभी बैंक्स में भी तो ऑटोमेटिकली पर्सनल लोन में भी ग्रोथ दिखा रहे हैं। सो इन दैट सेंस personal loans, auto loans and all these products including home loans में और ओवरऑल डिमांड उतना कम हुआ नहीं, बट हमें भी लग रहा है कि मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स थोड़ा कुछ तो कंट्रोल्स आ जाएगा। पीपल आल्सो विल कंजर्व कैपिटल। जो अभी जो अपर्णा बोल रहे थे कि वी हैव टू कंजर्व आवर कैपिटल एंड एंश्योर दैट वी ब्रिंग डाउन आवर लायबिलिटीज, वो थोड़ा कुछ तो देखना ही पड़ेगा अभी। बट especially in products like car loan and auto loans etc, थोड़ा देखकर इन्वेस्ट करना अच्छा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। हमेशा कहा जाता है कि जब पैसों की बात आती है तो सोच समझकर आपको खर्च करने चाहिए, और उसी तरह से जब इस तरह के कर्ज की प्लानिंग की बात आती है तो न सिर्फ कर्ज लेने के लिए जो आप होमवर्क करते हैं, बल्कि उसको रीपे करने का भी जो होमवर्क होता है वो आपको लोन लेने के पहले से ही कर लेना चाहिए। तब ज़्यादा आप फायदे की स्थिति में रहेंगे और इस अनिश्चितता के माहौल को भी आप आसानी से पार कर पाएंगे। अपर्णा, क्या रणनीति हो पर्सनल लोन और ऑटो लोन के जंजाल में अगर इस वक्त आप फंसे हुए हैं तो निपटना कैसे चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपके पास फिलहाल ऐसा कोई एक मुश्त राशि पड़ी हुई है तो अगर आप लोन ख़त्म कर सके अपने ऊपर तो शायद उसको तवज्जो आपको देना चाहिए। क्या रणनीति आप सुझाएंगी? अब अगर सिर्फ पर्सनल लोन और ऑटो लोन है तो फिर मैं उल्टा कहूंगी, बिकॉज कंपेयर टू दीज टू लोन्स आपका होम लोन सस्ता है। अगर आपका क्रेडिट प्रोफाइल ठीक है तो आप उसमें एक टॉप अप लोन ले सकते हैं और उसको जाके इधर डाइवर्ट कीजिए, प्री क्लोज कर लीजिए। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप लोन के कौन से साइकिल में है। अगर फैग एंड में है तो प्रीपे करके उसको क्लोज करना बेटर है। अगर इनिशियल स्टेज में तो उसका प्री क्लोजर का पेनल्टी, तो आपको वो सारा मैथ करना पड़ेगा बिफोर यू टेक अ डिसीजन। मतलब इट इज नॉट अ ब्लैंकेट सॉल्यूशन फॉर एवरीबडी, बट जैसे उन्होंने कहा चित्रभानु जी ने कि आज के तारीख में अगर आप लोन्स लेने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली, वेरी कंजर्वेटिवली इसका होमवर्क करना पड़ेगा। एंड उस होमवर्क में आपको समवेयर ये यू हैव टू रोक दिस इन कि देयर माइट बी अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो अगर ईएमआई बढ़ता है तो इज इट स्टिल सस्टेनेबल?
वो अगर होमवर्क आप करते हैं तभी जाके लोन लीजिए, नहीं तो नया वाला लोन अभी नहीं लीजिए। जो एग्जिस्टिंग लोन है, द ओनली ऑप्शन इज आपको इसको बाकी आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको थोड़ा होल्ड पे रखिए, और वो जो कैश फ्लो है वो आप ईएमआई रीपेमेंट पे डाइवर्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मेक श्योर कि अगर कोई भी आपके डिफॉल्ट डिलेज ना हो, जाके लेंडर से बात कीजिए, सो दैट देयर इज अ सोल्यूशन अवेलेबल। क्योंकि इस हालात में अगर आपका क्रेडिट प्रोफाइल भी बिगड़ता है तो आगे जाके जो और भी ऑप्शंस अगर ओपन आपको हो सकते हैं वो भी आपके बंद हो जाएंगे। सो डोंट डू दैट। आप फोकस, मेक श्योर दैट यू आर विद इन दैट रेंज, थोड़ा आगे पीछे, बट कीप योर लेंडर इन्फॉर्म्ड लाइक आई ऑलवेज टेल यू, एंड देन सी हाउ बेस्ट यू कैन वर्क आउट अ सोल्यूशन। एक अगर सिर्फ होम लोन है और उसका ईएमआई बड़ा है तो आपके स्ट्रैटेजीज अलग होने चाहिए। अगर पर्सनल लोन और ऑटो लोन है जो आप अभी रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होना चाहिए। सो देयर इज नो लाइक अ वन सोल्यूशन फॉर ऑल। इसको आप अपना होमवर्क करके फिर जाके आगे लुक एट हाउ यू कैन क्लोज दीज लोन्स। कविता। चलिए, तो जैसे कि हम सब कहते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए और अपने ऊपर जितना हो सके कर्ज को ख़त्म कीजिए, उसे छुटकारा पाइए और उसको चुकाने की रणनीति बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, इस खास पेशकश में आप शामिल हुए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। लेकिन चर्चा